और खासकर माओ जेडुंग ने जो वो नारा दिया था कि वो पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी क्विंग डायनेस्टी के पतन के बाद जो हमारा वर्चस्व था वो खत्म हो गया है, हमें उस वर्चस्व को दोबारा प्राप्त करना है। और इसीलिए जो चीन के लिए 4 अपने आधुनिकीकरण रखे, उसके अंदर सैन्य आधुनिकीकरण का एक बड़ा महत्व रखा गया। आज की तारीख में चीन काफी आर्थिक शक्ति अपने सैनिक आधुनिकीकरण के अंदर लगा रहा है। उनकी वायुसेना का काफी विस्तार हुआ है, उनकी नौसेना का काफी विस्तार हुआ है, जहां तक उनकी थल सेना है उसके लिए उनका जो मिसाइल फोर्स है, सेकंड आर्टिलरी, उसका बहुत विस्तार हुआ है। और एक और चीज जो आप देखेंगे, क्योंकि चीन ने अपनी एक आर्थिक शक्ति बनाई है, तो जो उसके पड़ोस में छोटे देश हैं उनको जब वो सहायता देता, आर्थिक सहायता, तो उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन रखता है कि उसको या तो कुछ इलाका मिले या उसको ऐसी कोई चीज मिले जिससे उसका फायदा। अगर वो श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा में बंदरगाह बनाने का काम करता है, तो वो इस चीज के साथ काम करता है कि उस काम के अंदर चीनी लोग आकर काम करेंगे। जो लेबर फोर्स होगा वो चीन का होगा, श्रीलंका का नहीं होगा। और इस प्रकार वो अपने लोगों को लाकर चीन से काम कराता है, जो भी पैसे देता है उससे उनकी तनख्वाह का वो देखता है, ताकि चीन के अंदर एक तरीके से कोई ऐसी चीज ना शुरू हो जिससे वहां पर खिलाफत के बीज उग जाए। तो वो सब लोगों के लिए काम जो ढूंढने की कोशिश करता है, वो काम ढूंढने की कोशिश करता है जिन देशों के साथ वो उनको आर्थिक सहायता दे रहा है। एक और चीज इस विस्तारवाद के अंदर हम देखते हैं, वो है नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक रिसोर्सेज की। चीन बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि जहां पर उसको प्राकृतिक रिसोर्सेज मिले, प्राकृतिक संपदा मिले, वो वहां पर जाए। इसलिए आप देखेंगे अफ्रीका के काफी देशों के अंदर चीन के काम चल रहे हैं। साउथ अमेरिका के अंदर चीन ने अच्छे राजनीतिक संबंध कायम किए हैं और वहां पर उनके साथ अलग अलग तरह के मसौदों के ऊपर एग्रीमेंट किया है ताकि उनको प्राकृतिक रिसोर्सेज मिलते रहे। चीन अपने खुद के जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा है जितना हम भारत के अंदर इस्तेमाल करें। वो बाहर से ले रहा है ताकि जब बाहर उसकी कमी हो जाएगी तब वो अपने देश के अंदर इनको निकालने की कोशिश करेगा। और इस विस्तारवादी नीति के पीछे ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि जहां पर उसको तेल दिखाई देता है या उसको लगता है कि गैस है जो साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान के अंदर है, तो वो वहां पर अपने क्लेम लाइन को आगे कर देता है। वो कहता है कि ये टापू जो है ये आपके नहीं हमारे। इसी प्रकार से उसने म्यांमार के अंदर एक पाइपलाइन लगाने का काम किया है। पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह के लिए एक पाइपलाइन लगा रहा है ताकि उसका जो तेल है वो इन पाइपलाइनों के द्वारा उस तक पहुंच सके। और जो अभी 80% उसका जो तेल या ट्रेड जो समुद्र के रास्ते से जाता है
उसको कुछ कम किया जाए ताकि उसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो कम हो सके। उसको हमेशा ये डर रहता है। और इन सब के लिए, इन अपने इस विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए, इस विस्तारवादी नीति पर कायम रहने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है, ताकि उसका अगर कभी किसी से मुकाबला हो तो वो आर्थिक और सैन्य दोनों तरीकों से उस देश को डरा सके। अब सवाल उठता है कि इसमें भारत कहां पर है। आप देखेंगे हमारी शुरू में जो, जैसे आपको बताया हमसे पहले दोनों वक्ताओं ने, कहीं पर हमारे सोच के अंदर, हमारे विश्लेषण के अंदर कहीं पर फर्क था। और ये जो एक ऐतिहासिक तथ्य है चीन का, इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने ये नहीं सोचा कि अगर वो सदियों से विस्तारवाद करता रहा है तो ये जो क्लेम लाइन जो अपनी बढ़ा रहा है, या जब तिब्बत उसने मांगा और हम चुपचाप से वहां से आ गए, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण था। अगर ये विश्लेषण सही तरीके से किया जाता और इसके ऊपर सही सोच विचार होता, ये नहीं सोचा जाता कि देश को सेना की जरूरत नहीं है, उनकी तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो शायद हम सही नतीजे पे पहुंचते कि हमको क्या करना चाहिए। और जो 1962 में जो हमको एक पराजय देखनी पड़ी, वो शायद हमको नहीं देखनी पड़ती अगर हमने सही रूप में विश्लेषण किया होता, सही रूप में विचार किया होता। कहीं ना कहीं हमारे इस विश्लेषण में, चाहे वो कूटनीतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी और तरीके से हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। चीन ने काफी देशों के साथ अपना सीमा विवाद, पड़ोस के जो देश हैं, सीमा विवाद काफी हल कर लिया है, या वहां पर एक उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है, जैसे वियतनाम। लेकिन भारत के साथ अभी तक नहीं हुआ है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमें चीन से कोई आशंका है, तो उसके पीछे यही सीमा विवाद है। क्योंकि इस सीमा विवाद को लेकर अगर चीन सोचता है कि आर्थिक तौर पर या किसी और तौर पर उसके वर्चस्व को भारत से चुनौती मिलेगी, तो वो इस सीमा विवाद को लेकर कोई ना कोई ऐसी चीज कर सकता है जिससे युद्ध के आसार पैदा। और तभी जरूरी है कि हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा तैयार रहें किसी ऐसी चीज के लिए जिससे चीन हमारे खिलाफ कोई मुहिम खड़ी कर सके, और हम इस तरीके से तैयार रहें कि हमें दोबारा 1962 का मुंह ना देखना। सेना की कमान में रहते हुए हमने ये कोशिश की थी कि दोबारा 1962 जैसा वाकया हमारे देश के साथ ना। हमने कई चीजें शुरू की, कुछ चीजें अधूरी थी, क्योंकि मेरा मानना है कि कई बार हमारा जो बाबू तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी है, उसकी पूरे दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। हम लोग चाहते थे कि सैन्य विश्लेषण से जो हमको एक कमी दिखती थी, कुछ फोर्सेस और तैयार करने के लिए, खासकर चीन के लिए, उसका एक प्रपोजल बना जो कि
आगे गया, उसके ऊपर कई सवाल किए गए। कई बार तो सवाल ऐसे हुए कि लगता था कि हम सब्जी भाजी खरीद रहे हैं कि जी इसके ऊपर इतने आदमी क्यों चाहिए, इसके लिए इतने पैसे क्यों लगेंगे। और वो चीज बाद में वापस कर दी गई हमारे रिटायर होने के बाद, क्योंकि जब तक हम रिटायर नहीं हुए थे उसके ऊपर काफी जोर रहा, लेकिन उसके बाद उसको वापस कर दिया गया कि इसके ऊपर दोबारा विचार किया जाए। तो विचार करते करते कहीं ऐसा समय ना आए कि वो चीज कभी हम ला ही ना सके और सैन्य शक्ति के रूप में एक कमी जो हमको खटकती है वो कमी बनी ना है। इसलिए जरूरी है कि जो हम एक सैन्य विश्लेषण से जो चीज बनाते हैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से सहमति होनी चाहिए और उसमें जो बाबूगिरी है वो कम होनी चाहिए, तभी देश आगे चल सकता है, नहीं तो उसके अंदर कोई ना कोई अवरोध आएगा। हम आगे क्या देखते हैं इस विस्तारवाद में? मुझे नहीं लगता कि चीन का विस्तारवाद कम हो। चीन का विस्तारवाद चलता रहेगा, क्योंकि चीन में उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्य रखा है। एक उन्होंने अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य रखा है जिसको वो पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, और वो लक्ष्य है कि किस प्रकार वो विश्व के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच सके। इसीलिए आप देखेंगे कि नौसेना के रूप में वो काफी प्रगति कर रहे हैं। एक पुराना जला हुआ जहाज उन्होंने खरीदा, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। जब तक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था तब तक ट्रेनिंग के लिए उन्होंने एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म तैयार किया कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो जहाज उतरेंगे उनकी ट्रेनिंग हो सके। उनकी पनडुब्बी का जो घेरा है काफी बड़ा है, और प्रशांत महासागर में वो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसमें कई बार एक सवाल ये उठता है कि क्या चीन का ये विस्तारवाद अमेरिका की नीतियों से तो प्रेरित नहीं है? क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से चीन के खिलाफ जो उसके अड्डे हैं, जो उसके बेड़े हैं, जो वो कार्रवाई करता है इंटेलिजेंस गैदरिंग की, क्या उसके कारण चीन तिलमिलाया हुआ तो नहीं है? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन अपनी ऐतिहासिक नीतियों पर कायम है। और खूबी देखिए कि 5000 वर्षों से वो उसी नीति के ऊपर चलता चला जा रहा है, इधर उधर नहीं हिला है। वो हमारे पिछले 65 वर्ष के इतिहास की तरह नहीं है कि आज हमने ये कर दिया कल दूसरी चीज कर दी। उसने एक नीति बनाई है, उसके ऊपर कायम है और उसी चीज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत को सावधान रहना पड़ेगा, हमें जागरूक रहना पड़ेगा, और आप जैसे जो विचारक हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें सब लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा, ताकि लोग हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको जगा सके कि आप इस तथ्य को देखिए और जो देश के ऊपर आगे कोई खतरा आ सकता है उसको रोकने की कोशिश करें। कुछ आंतरिक सुरक्षा के बारे में, किसी भी देश को हम एक मनुष्य की तरह समझते हैं, एक व्यक्ति की तरह समझते हैं। अगर आप बाहर से स्वस्थ हैं लेकिन अगर आप अंदर से बीमार हैं
तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर गिरेंगे। तो आंतरिक सुरक्षा उसी तरीके से है, और देश की आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। मेरा मानना है कि क्योंकि हमने अपनी पॉलिसीज को एक सार नहीं रखा है, हमने अपनी पॉलिसीज को इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हुए एक लाइन के ऊपर कायम नहीं रहने दिया है, हमको दिक्कतें आती हैं। आंतरिक सुरक्षा के अंदर आपको पता होगा, खासकर अगर हम उत्तर पूर्व का क्षेत्र लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट का, वहां पर चीन के साथ उन लोगों का काफी मिलाप रहा है जो भारत के खिलाफ लड़े। हथियारों का यूनान के इलाके से आना, हथियारों का उन लोगों तक पहुंचना, उनको किसी प्रकार की सहायता मिलना, कुछ लोगों के ट्रेनिंग कैंप्स रहे हैं। परेश बरुआ का आपको मालूम होगा कि कई बार वो यूनान के अंदर गए हैं, उन्होंने वहां से काफी सहायता ली है अपने उल्फा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एक चीन ने अपनी जो एक उसकी नीति थी कि भारत को आंतरिक तौर पर भी कमजोर करना है, उस नीति के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में और हमारे पश्चिम में पाकिस्तान के साथ उसने बड़े अच्छे रिश्ते कायम किए, ताकि इन दोनों के माध्यम से भारत को कमजोर किया जा सके। उत्तर पूर्व के अंदर मैं आपको बता रहा था, अगर हम सब प्रदेशों को लेते हैं, सैन्य रूप से समस्या काफी हद तक ठीक है, लेकिन बाकी पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है। जहां तक असम का सवाल है, वहां पर सिर्फ 2 ग्रुप ऐसे हैं जो अभी भी हथियारों के साथ कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। एक बोडो का ग्रुप है, एनडीएफबी रंजन दाईमारी जेल में है, और दूसरा परेश बरुआ का उल्फा एंटी टॉक ग्रुप है। इसके अलावा बाकी लोगों के साथ या तो कोई ना कोई समझौता हुआ है या वो हथियार डाल चुके हैं। असम से जब हम आगे जाते हैं, अरुणाचल के अंदर शांति है। अरुणाचल के सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, तिरप और चांगलांग। इन जिलों के अंदर नागा ग्रुप्स जो हैं, उनके आपसी अपने वर्चस्व की लड़ाई में वहां पर घुसपैठ होती है, वहां पर हथियार लाए जाते हैं और दोनों गुट एक दूसरे के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं। समस्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की है। जहां तक नागालैंड का सवाल है, अगर हम सब हथियारबंद ग्रुपों को लें तो 5 से 6 हजार लोग हथियारबंद, और इसका मुकाबला अगर आप संख्या के तौर पर जम्मू और कश्मीर से करें, वहां पर सिर्फ 800 से 900 आतंकवादी। तो ये 5 से 6 हजार लोग जो है 3-4 ग्रुप्स के अंदर हैं। सबसे बड़े 2 ग्रुप हैं, NSCN-IM और NSCN-K। दोनों के साथ एक सीज फायर का माहौल है। इनके लोग कैंप्स में रहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बाबू तंत्र की बात की, ये सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ, उसके अंदर सेना की कोई सलाह नहीं ली गई। और ये एग्रीमेंट ऐसा है कि आज की तारीख में अगर सेना कोई एक्शन लेना चाहती है तो एक्शन नहीं ले सकती। इसीलिए नागालैंड के अंदर बहुत एक्सटॉर्शन होता है। NSCN-IM का बजट
तकरीबन 2000 करोड़ का, जिससे वो अपने ये जो हथियारबंद लोग हैं जिनको वो नागा आर्मी बोलते हैं उनकी तनख्वाह दी जाती है और हर एक आदमी से पैसा लिया जाता है नागालैंड। दो जो मेन ग्रुप है आईएम और के बीच के अंदर मनमुटाव है, क्योंकि आईएम ग्रुप कहता है कि उनको एक अलग देश चाहिए, जबकि एनएससीएन के खपलांग ग्रुप कहता है कि वो भारत के संविधान के अनुरूप समझौता करना चाहते हैं। नागालैंड से निकल के हम मिजोरम चलते हैं, शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वहां पर म्यांमार से आने वाले बढ़ती हुई चिन आबादी की एक समस्या भविष्य में आएगी, क्योंकि अभी वो एक चीप लेबर के तौर पर आती है ये जनसंख्या। लोग बहुत बड़े खुश हैं कि उनको सस्ते मूल्य पर नौकर या लेबर मिलता है। आगे जब ये लोग बस जाएंगे तो हमको इस चीज की दिक्कत आएगी। मणिपुर जहां अभी भी